वैसे तो जापान की पहचान एक शांति प्रिय देश की है। साल 2007 में जापान में एक ऐसी घटना को अंजाम दिया, पूरे जापान के साथ साथ ब्रिटेन को भी हिलाकर रख दिया। ये घटना जितनी दुखद थी, इस घटना को अंजाम देने वाला अपराधी उतना ही शातिर। इस अपराधी को पकड़ने के लिए पुलिस ने 60 लाख रुपए के इनाम की घोषणा तक कर दी थी। फिर भी अकेले एक अपराधी ने पुलिस को 2 साल तक घुमाए रखा, पूरी पुलिस प्रशासन के नाक में दम कर दिया। पुलिस को चकमा देने के लिए अपराधी ने जो तरीका अपनाया, किसी की भी कल्पना से बिल्कुल परे था। ये घटना ऐसी है कि सच होते हुए बिल्कुल फिल्मी लगती है। तो आखिर क्या है ये घटना और क्या है इस घटना की पूरी सच्चाई? कत्ल किसका हुआ था, कातिल कौन था और कैसे अकेले कातिल ने पुलिस की नाक में दम कर दिया था? सब कुछ जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जब आप इस कातिल के पकड़े जाने की पूरी कहानी, कोर्ट द्वारा दी गई सजा और जेल में रहते हुए करोड़ों रुपए कमाने के बारे में जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन, हर सच्ची घटना की इंफॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिल सके। इस कहानी को शुरू करने के लिए सबसे पहले हमें इसके 2 अहम किरदारों को जानना बेहद जरूरी है। इस कहानी के पहले अहम किरदार है लिंडसे एन हॉकर। लिंडसे हॉकर का जन्म 30 दिसंबर 1984 को इंग्लैंड के वर्ल्ड शहर में हुआ था। इनके पिता का नाम बिल हॉकर और माँ का नाम जूलिया हॉकर था। लिंडसे के जन्म के बाद इनके माता पिता कन्वेंट्री नाम की जगह पर रहने के लिए आ जाते हैं। यहीं पर लिंडसे की पढ़ाई लिखाई शुरू होती है। लिंडसे पढ़ाई में काफी अच्छी थी, इसलिए उनका एडमिशन इंग्लैंड की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी में से एक यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स में होता है। यहाँ से ये बायोलॉजी में 2006 में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करती है। लिंडसे हॉकर मास्टर डिग्री हासिल करना चाहती है, मगर उससे पहले वो जिंदगी में कुछ नया करने का फैसला करती हैं और इसी के तहत वो बतौर इंग्लिश टीचर जापान जाने का फैसला करती हैं। वो जापान के कई नामी इंस्टीट्यूट में इंटरव्यू देती हैं। यहाँ उनका सिलेक्शन जापान के सबसे बड़े प्राइवेट इंग्लिश टीचिंग इंस्टीट्यूट सिलेक्शन के बाद लिंडसे जापान के टोक्यो शहर आ जाती हैं। उसकी पोस्टिंग टोक्यो के ही कोएवा शहर में हो जाती है और वो इसी शहर में किराए के घर में 2 विदेशी महिलाओं के साथ रहने लगती हैं। लिंडसे के माता पिता और उसका बॉयफ्रेंड अभी भी इंग्लैंड में ही रह रहे थे। उनसे लिंडसे ईमेल थ्रू, स्काइप और फोन के जरिए कांटेक्ट में ही रहती हैं और एक दिन लिंडसे अपने बॉयफ्रेंड को ईमेल के जरिए बताती हैं कि उसकी मुलाकात टक्सु इचियासी नाम के एक लड़के से हुई है। टक्सु इचियासी इस कहानी का दूसरा अहम किरदार है। टत्सुया का जन्म 5 जनवरी 1979 को जापान के चुम्बू रीजन में हुआ था। टत्सुया की माँ डेंटिस्ट थी, जबकि पिता शहर के जाने माने डॉक्टर थे। टत्सुया इचियासी के माता पिता अपने बेटे को भी डॉक्टर बनाना चाहते थे, मगर पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता था और वो डॉक्टर नहीं बन पाया। इसके बाद जापान की एक यूनिवर्सिटी से 2005 में उसने अपने ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त करी। इसके बाद वो कोई काम धंधा नहीं करता था, बल्कि अपने गुजारे के लिए भी अपने माता पिता पर निर्भर था। उसके माता पिता से उसे महीने के कम से कम 50 से 60 हजार रुपए मिला करते थे। इचियाशी अपना ज्यादा समय इधर उधर घूमने फिरने में या जिम में लगाता था। इचियाशी ने मार्शल आर्ट की डिग्री भी हासिल कर रखी थी और ब्लैक बेल्ट होल्डर भी था। बाद में हुए खुलासे के मुताबिक लिंडसे हॉकर एक दिन अपने काम से वापस ट्रेन के जरिए घर जा रही थी। तभी ट्रेन में एक लड़का उसके पास आकर कहता है कि आप मेरी इंग्लिश की टीचर हैं। इस पर वो कहती है, मुझे तो तुम्हारा चेहरा याद नहीं, शायद तुम कंफ्यूज हो। इस पर वो लड़का कहता है कि नहीं, मेरा नाम टत्सुयो इचियाशी है, शायद आपको याद नहीं, लेकिन आप मुझे इंग्लिश पढ़ाती हैं। इसी के बाद इन दोनों में थोड़ी बातचीत शुरू होती है। टत्सुयो इचियाशी कहता है कि मैं क्लासेस तो आपसे लेता हूँ, मगर मैं चाहता हूँ कि आप मुझे स्पेशल क्लासेस दें ताकि मैं और अच्छा इंग्लिश में हो जाऊँ। इसके लिए लिंडसे कहती है, समय का हवाला देते हुए कहती है कि मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं, जो मैं ऐसा कर सकूँ तो मुझे माफ करिए, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी। इस पर वो लड़का लिंडसे से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि आप मुझे कम से कम हफ्ते में 2 से 3 घंटे ही एक्स्ट्रा क्लासेस दे दें और इसके बदले मैं जो आपको फीस दूंगा वो $45 दूंगा। ये ऑफर लिंडसे हॉकर को बहुत अच्छा लगता है, इसलिए वो क्लास देने के लिए राजी हो जाती है, मगर कहती है कि मैं तुम्हारे घर पर नहीं दूंगी, बल्कि हम कोई दूसरी जगह किसी बड़े कैफे में जाकर मैं तुम्हें वहाँ पर 1 घंटे के लिए इंग्लिश की क्लास दिया करूंगी। बातचीत के बाद लिंडसे का स्टेशन आ जाता है और वो उतर जाती है और पार्किंग से अपनी साइकिल लेकर अपने घर की तरफ जाने लगती हैं। मगर वो कुछ ही दूर पर जाती हैं और नोटिस करती हैं कि कोई उनका पीछा कर रहा है, कोई लड़का आ रहा है। और जब वो पीछे पलटकर देखती हैं, तो जो लड़का उन्हें ट्रेन में मिलता है वही उनका पीछा कर रहा होता है। वो उससे बचने के लिए अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए साइकिल की रफ्तार को और तेज करती हैं, मगर वो लड़का उनका पीछा नहीं छोड़ता। अंत में जब लिंडसे हॉकर का घर आ जाता है, तब वो लड़का कहता है, मुझे माफ करिए, मैंने शायद आपको परेशान कर दिया।
मैं बस आपको सॉरी कहने आया था। इस पर लिंडसे कहती है ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, अब तुम जाओ यहाँ से। तब वो लड़का कहता है कि नहीं मैम, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी, आप मुझे 1 गिलास पानी पिला दो, फिर मैं यहाँ से चला जाऊंगा। इस तरह पानी पीने के बहाने वो लिंडसे के घर के अंदर चला जाता है। घर के अंदर दाखिल होता है तो लिंडसे अपनी रूममेट से उसका इंट्रोडक्शन अपने स्टूडेंट के बतौर तौर पर ही कराती है। इंट्रोडक्शन देने के बाद लिंडसे किचन में चली जाती है पानी लेने के लिए और तभी वो वहीं सोफे पर बैठ जाता है और सोफे पर बैठकर चंद मिनटों में लिंडसे हवेकर की एक रफ ड्राइंग बनाता है और ऊपर अपना नाम, मोबाइल नंबर और अपनी स्काइप आईडी लिखकर लिंडसे हवेकर को देते हुए कहता है कि आपका और मेरा जो वादा है, आप मुझे इंग्लिश सिखाने के लिए जरूर आएंगी किसी कैफे में, जो हमारी बात हुई थी। शनिवार 24 मार्च 2007 के दिन लगभग 2 बजे के आसपास लिंडसे टत्सुया इचियाशी शहर के कैफे में मिलते हैं, जहां लगभग 1 घंटे तक लिंडसे टत्सुया को इंग्लिश की ट्यूशन पढ़ाती हैं। लेकिन ट्यूशन जैसे ही समाप्त होती है और जब पैसे देने की यानी फीस की बारी आती है, तभी टत्सुया अचानक से घबराकर कहता है कि पैसे मैं घर भूल गया, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, अगर आप बुरा न माने तो आप मेरे साथ मेरे घर चले, मैं वहाँ चलकर आपको पैसे दे दूंगा। इस बातचीत के बाद दोनों एक टैक्सी किराए पर लेते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। थोड़ी देर में दोनों उस फ्लैट पर पहुँच जाते हैं, जहाँ गाड़ी से उतरकर लिंडसे कहती है ड्राइवर को कि आप यहीं रुके, हम कुछ ही देर में आ रहे हैं। और वहीं पर लिंडसे रुककर टत्सुया को कहती है कि तुम अंदर से जाकर पैसे ले आओ, मैं यहीं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। लेकिन टत्सुया को बहुत ज्यादा फोर्स करने के बाद वो उसके साथ अंदर चलने को राजी हो जाती है। टत्सुया अपनी मैम को कहता है यानी लिंडसे को कहता है कि आप अंदर आ जाएं, आप मुझे अच्छा नहीं लगेगा बाहर आप पैसे लेंगी, तो आप प्लीज अंदर आ जाएं, मैं अंदर चलकर आपको पैसे दे दूंगा। टत्सुया की रिक्वेस्ट के बाद लिंडसे उसकी बात मान जाती हैं और उसके घर के अंदर चली जाती हैं। ड्राइवर बाहर खड़े होकर 7 मिनट तक कम से कम लिंडसे का इंतजार करता है, लेकिन लिंडसे वापस नहीं आती तो वो बिना कुछ कहे वहाँ से लौट जाता है, क्योंकि उसको उसकी पहली राइड के पैसे मिल चुके थे। ऐसे ही धीरे धीरे दोपहर के बाद शाम हो जाती है। लिंडसे की रूममेट उसका बहुत ज्यादा इंतजार करने लगती हैं, लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद जब बहुत रात हो जाती है, लिंडसे वापस नहीं आती, तो उनको लिंडसे की फिक्र होने लगती है और इसके लिए वो उसे कांटेक्ट करने की कोशिश करती हैं, मगर वो नाकाम रहती हैं। इसके बाद वो दोनों लिंडसे के गायब होने की खबर लोकल पुलिस को देती हैं। पुलिस तब कोई FIR दर्ज नहीं करती, मगर लिंडसे के लौटने का इंतजार करने लगती है। इधर लिंडसे ना तो 25 मार्च को और ना ही 26 मार्च को क्लास लेने के लिए इंस्टीट्यूट जाती हैं, तो इंस्टीट्यूट से इंग्लैंड में रह रहे लिंडसा के माता पिता को इस बात की जानकारी दी जाती है कि आपकी बेटी 2 दिन से यहाँ पढ़ाने नहीं आ रही, उससे कोई कांटेक्ट भी नहीं हो पा रहा। इधर 2 दिन लिंडसे की रूममेट्स की शिकायत पर पुलिस मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कर देती है। पुलिस अधिकारी जाँच पड़ताल में शुरुआत में उसी के कमरे में जाते हैं जहाँ लिंडसे रहती थी। यहाँ पहले लिंडसे के दोनों रूममेट से पूछताछ होती है। इस पूछताछ में पुलिस की बात कुछ हाथ पेपर लगता है। इसी पूछताछ में पुलिस को बहुत कुछ हाथ तो नहीं लगता, बस उस कमरे में तलाशी के दौरान एक पेपर हाथ लगता है, जो कि टत्सुया इचियाशी ने एक रफ ड्राइंग बनाई थी और उस रफ ड्राइंग पर अपना नाम, अपना फोन नंबर और अपनी स्काइप की आईडी लिखी थी। पुलिस जब उस ड्राइंग की पूछताछ करती है तो लिंडसे की रूममेट्स बताती हैं कि थोड़े दिन पहले यहाँ पर उसका एक स्टूडेंट आया था, उसी ने ये ड्राइंग उसको दी थी। इसके बाद पुलिस तुरंत टत्सुया इचियाशी की कुंडली निकालकर उसकी तलाश में लग जाती है। इधर एक CCTV फुटेज भी पुलिस के हाथ लगती है, जिसमें उन दोनों को एक बार लास्ट में साथ देखा गया था। टत्सुया इचियाशी की जब रिपोर्ट निकाली जाती है, जब बैकग्राउंड उसका सर्च किया जाता है, तो छोटे मोटे एक आध झगड़े के अलावा उसकी कोई भी आपराधिक रिकॉर्ड सामने नहीं आता। अब तक पुलिस को टत्सुया इचियाशी पर कोई शक नहीं होता। फिर भी वो लिंडसे के संबंध में पूछताछ के लिए 27 मार्च 2007 को टत्सुया के एड्रेस पर जाती है, जहां पूछताछ के केवल 2 अधिकारियों को भेजा जाता है। जापान के कानून के मुताबिक अगर पुलिस के पास कोर्ट का कोई कागज या उचित कारण ना हो तो वो बेवजह किसी के दरवाजे को नॉक नहीं कर सकती। इसलिए जब दोनों अधिकारी इचियाशी के घर पहुंचते हैं तो उनका दरवाजा बंद होता है। घर के सभी गेट भी बंद होते हैं और लाइट्स भी ऑफ होती हैं, जिसकी वजह से पुलिस दरवाजे पर नॉक तो नहीं करती, बल्कि आसपास के पड़ोसियों से इचियाशी के बारे में पूछताछ करना शुरू करती है। इसी के दौरान एक पड़ोसी बताता है कि आजकल कुछ दिनों से एक दिन से घर में बहुत ज्यादा आवाजें आ रही हैं, ऐसा लग रहा है किसी चीज को तोड़ा जा रहा है। इसके बाद पुलिस बाहर से टत्सुया इचियाशी के घर का मुआयना करती है तो पता चलता है कि घर की सारी लाइट तो ऑफ है, मगर जब वो उसके दरवाजे के पास जाती हैं तो घर से काफी ज्यादा खटपट की आवाजें सुनाई देती हैं। घर की स्थिति और बाहर के माहौल को देखकर पुलिस वालों को अंदाजा हो जाता है कि यहाँ गड़बड़ कुछ जरूर है। इसलिए वो दोनों अधिकारी तुरंत आला अधिकारियों को फोन करते हैं और बैकअप भेजने के लिए कहते हैं। इसके बाद लगभग शाम के 7 बजे तक 7 और पुलिस अधिकारी वहाँ पहुँच जाते हैं। अब 9 पुलिस अधिकारी अलग अलग फ्लोर पर अपनी पोजीशन लेते हैं और टत्सुया इचियाशी के बाहर आने का इंतजार करने लगते हैं।
ताकि वो उसे पूछताछ कर सके। पुलिस वालों को इंतजार करते हुए कम से कम 2 घंटे बीत जाते हैं, मगर टत्सुया इचियाशी बाहर नहीं निकलता। पुलिस वाले फिर भी वहीं डटे रहते हैं और इचियाशी के बाहर आने का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी पुलिस की नजर से बचकर वो अपने घर का दरवाजा काफी तेजी से खोलता है और पीठ पर एक छोटा सा बैग लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है। उसके दरवाजे के पास मौजूद पुलिस वाला उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर वो सभी अलग अलग फ्लोर पर होते हैं और वहाँ से भागने के लिए कामयाब हो जाता है, क्योंकि उस टाइम आपस में अधिकारियों के पास कांटेक्ट करने के लिए कोई भी जरिया नहीं था और इतने में यानी कोई भी कम्युनिकेशन रेडियो या वॉकी टॉकी नहीं था। इस तरह से वो उनको चकमा देकर टत्सुया इचियाशी वहां से भाग जाता है, फरार हो जाता है। इचियाशी के भाग जाने के बाद पुलिस की एक टीम तुरंत घर के अंदर जाती है और घर के अंदर हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। सामान इधर उधर बिखरा पड़ा होता है, जबकि बाथरूम में बाथ टब गायब था। ऐसा लग रहा था कि उसे आजकल में ही तोड़कर वहां से निकाला गया है। जब पुलिस वाले घर की तलाशी लेते हैं तो बैल्कनी तक पहुंचते हैं तो उन्हें बैल्कनी में बाथ टब दिखाई देता है। जब पुलिस वाले उस बालू और मिट्टी से भरे बाथ टब की तलाशी करते हैं तो सभी सहम जाते हैं, क्योंकि बाथ टब में लिंडसे हवेकर की लाश पड़ी हुई थी। लिंडसे के शरीर पर बहुत गहरे जख्म के निशान थे। उसके सर के बालों को पूरे तरीके से शेव कर दिया गया था। शरीर पर कोई भी कपड़ा नहीं था। जिस बाथ टब में उसका शव मिला उसी में मिट्टी, रेता और इसके अलावा डीकम्पोजिंग एलिमेंट्स भी मिले हुए थे। ये डीकम्पोजिंग एलिमेंट शव को जल्द से जल्द नष्ट करने के लिए रखे गए थे। अब तक पुलिस को इतना समझ में आ गया था कि टत्सुया ने ही लिंडसे की हत्या कर दी है, तब वो वहां से भाग निकलने में कामयाब हो गया। अब पुलिस बड़े पैमाने पर टत्सुया इचियाशी की तलाश करना शुरू कर देती है। शहर में इचियाशी के पोस्टर लगा दिए जाते हैं। पुलिस ताबड़तोड़ छापेमारी करती है, मगर कहीं से भी कोई कामयाबी उसे नहीं मिलती। इसी बीच 29 मार्च 2007 को पुलिस वालों को अपार्टमेंट के पीछे एक बड़ी सी शॉपिंग ट्रॉली मिलती है। जांच में खुलासा होता है कि इस ट्रॉली का उपयोग लिंडसे हवेकर के शव को नष्ट करने के लिए, मिट्टी के थैलों को लाने के लिए इस्तेमाल किया गया था। पुलिस अभी यहाँ जांच कर ही रही थी, कभी उन्हें कहीं से खबर मिलती है कि टत्सुया इचियाशी को पास के ही होटल में देखा गया है। इस गुप्त सूचना के आधार पर आनन फानन में 20 पुलिस वालों की टीम बनाई जाती है और सभी ईस्ट टोक्यो में मौजूद लव होटल पर छापेमारी करते हैं, मगर पुलिस की ये मेहनत बेकार जाती है, क्योंकि वहां से टत्सुया इचियाशी पहले से ही फरार हो चुका था। अब पुलिस वाले पहले से कई बड़े पोस्टर छपवाकर शहर में लगवाना शुरू कर देते हैं। साथ ही इचियाशी की कोई भी खबर देने वाले को लगभग 6 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा, इसकी घोषणा भी कर दी जाती है। काफी कोशिशों के बाद इचियाशी की कोई अता पता नहीं चलता। इसका नतीजा होता है कि 2008 की शुरुआत में ही केस की जांच लगभग रुक सी जाती है। इस केस को जबरदस्त मीडिया कवरेज भी मिल रहा था। लोगों की हमदर्दी भी लिंडसे के साथ थी, इसलिए जांच के सुस्त होने की वजह से लोगों का गुस्सा बढ़ने लगता है। उधर इंग्लैंड में लिंडसे के माता पिता भी जापान आ जाते हैं और सारे अधिकारियों पर जांच का दबाव बनाने लगते हैं। इसके अलावा इंग्लैंड हाई कमीशन के आला अधिकारी भी जापान सरकार से जल्द लिंडसे हवेकर के कातिलों को पकड़ने के लिए कहते हैं। जापान पुलिस के प्रति भी लोगों का गुस्सा काफी ज्यादा बढ़ने लगता है। कई जगह पर जस्टिस फॉर लिंडसे हवेकर जैसे कैंपेन शुरू हो जाते हैं। इंग्लैंड से भी एक पुलिस टीम भेजी जाती है जो जापान में आती है। चारों तरफ बढ़ते प्रेशर की वजह से एक बार फिर से जापान पुलिस 2008 के अक्टूबर महीने में पूरी ताकत से इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। अब इस केस को सॉल्व करने के लिए 140 पुलिस अधिकारी लगाए जाते हैं। इन सभी के बीच अब पुलिस की मेहनत थोड़ी रंग लानी शुरू करती है। तब पुलिस को अलग अलग जगहों पर इचियाशी के देखे जाने की खबर मिलने लगती है, मगर हर बार पुलिस के पहुंचने से पहले इचियाशी वहां से लापता हो जाता है। इसी 2008 अक्टूबर महीने के अंत में पुलिस की ओर से एक बयान दिया जाता है कि पुलिस को कोई बताता है या दबाव की वजह से पुलिस ये ऐलान कर देती है कि टत्सुया इचियाशी ने आत्महत्या कर ली है। हालांकि पुलिस ने अब तक टत्सुया इचियाशी के शव बरामद नहीं किया था और ना ही कोई ठोस सबूत दिया था, इसलिए उसके माता पिता समेत जापानी मीडिया पुलिस के दावे को खारिज करते हुए केस को कमजोर करने के आरोप लगाने लगती है। चारों तरफ आलोचना के बाद पुलिस फिर से अपने आप को आगे बढ़ाती है, मगर पुलिस के हाथ खाली ही रहते हैं। 15 जनवरी 2009 को जापान टुडे की ओर से एक खबर में दावा किया जाता है कि टत्सुया इचियाशी भागकर फिलीपीन चला गया है। हालांकि इस बात की कोई भी पुख्ता सबूत पेश नहीं किए जाते। लिंडसे मार्च 2007 में गायब हुई थी और अब समय आ चुका था मार्च 2009, मतलब इस हत्या को 2 साल हो गए थे।
मगर उसके कातिल का कहीं भी अता पता नहीं चल रहा था। लिंडसे की दूसरी डेथ एनिवर्सरी के मौके पर जापान में इसकी याद में बड़े स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। यहाँ लिंडसे के इंसाफ की बात की जाती है। अब एक बार फिर से पुलिस पर दबाव बढ़ता है और वो नए सिरे से जांच की शुरुआत करने के लिए जापान के कई बड़े शहर में तत्सुया इचियाशी के काफी लाइफ साइज कटआउट्स लगवा देती है। इतना ही नहीं, 26 जून 2009 को जापानी नेशनल पुलिस एजेंसी की ओर से तत्सुया इचियाशी की खबर देने वाले को राशि भी बढ़ाकर 6 लाख से लगभग 60 लाख कर दी जाती है। यहाँ पुलिस की तरकीब थोड़ी सी काम करती है और एक दिन जापान के नागोया शहर का एक प्लास्टिक सर्जन पुलिस वालों को बताता है कि शायद मैंने इस लड़की की प्लास्टिक सर्जरी करी है। डॉक्टर बताता है कि कुछ महीने पहले नायोगा क्लिनिक में एक लड़का आया था जिसने प्लास्टिक सर्जरी के जरिए अपनी नाक थोड़ी ऊपर उठवाई थी। इसके अलावा उसने अपने गाल में मौजूद दोनों तिल हटवाए थे और साथ ही साथ आई, लिप्स, फोरहेड भी अपनी थोड़े से उनकी मोटाई चेंज करवाई थी। यह डॉक्टर पुलिस वालों को सर्जरी से पहले और सर्जरी के बाद की तस्वीर दिखाता है। इन तस्वीरों को देखकर पुलिस को पूरा माजरा समझ आ जाता है कि कैसे पुलिस की पकड़ से बचने के लिए तत्सुया इचियाशी ने प्लास्टिक सर्जरी के जरिए अपना चेहरा बिगाड़ लिया है। अब पुलिस द्वारा पूरे शहर में तत्सुया इचियाशी का प्लास्टिक सर्जरी के बाद वाला फोटो लगवा दिया जाता है। इसी कुछ दिन बाद शहर में इचियाशी के बड़े बड़े बैनर देखकर एक मजदूर पुलिस वालों को खबर देता है कि इसी से मिलता जुलता लड़का उसी की साइट पर काम करता है। इन सब सूचनाओं के आधार पर पुलिस बड़ी ही सावधानी से तत्सुया इचियाशी का स्थिति का पता लगा लेती और फाइनली 10 नवंबर 2009 को ओसाका की एक कंस्ट्रक्शन साइट पर रेड करती है। जब पुलिस वहां पहुंचती है तो उस समय तत्सुया इचियाशी जहाज से समुद्र के रास्ते दूसरी जगह भागने को तैयार होता है। अभी वो भाग पाता तभी पुलिस वहां पहुंच जाती है। अब तत्सुया इचियाशी को एहसास हो जाता है कि उसका खेल खत्म हो चुका है, इसलिए वो दोनों हाथ उठाकर खड़ा हो जाता है और खुद को पुलिस के हवाले कर देता है। तत्सुया इचियाशी को गिरफ्तार करने के बाद उसे 23 दिनों के लिए पुलिस रिमांड में भेज दिया जाता है, जहां उससे कड़ाई से पूछताछ होती है, मगर वो अपना गुनाह कबूल नहीं करता और लिंडसे वैकर की हत्या से लगातार इनकार करता है। मगर जब पुलिस और ज्यादा सख्ती से पूछताछ करती है तो फाइनली तत्सुया इचियाशी दिल दहला देने वाला रहस्य से पर्दा उठाता है। वो बताता है कि जब पहली बार उसने ट्रेन में लिंडसे को देखा था तब उसने तय कर लिया था कि वो इसके साथ गलत करेगा। इसी के बाद उसने लिंडसे से ट्रेन में झूठ बोला और फिर बहाने से खुद को इंग्लिश पढ़ाने के लिए तैयार किया और फिर पैसे देने के बहाने उसे घर के अंदर बुलाया। तत्सुया इचियाशी के बयान के मुताबिक लिंडसे जैसे ही पैसे लेने के लिए घर के अंदर आती है तो वो उसे जबरदस्ती करने लगता है। लिंडसे ने मार्शल आर्ट सीख चुकी थी, इसलिए वो इचियाशी से अपने बचाव के लिए हमला करती है। इचियाशी भी मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट होल्डर था, इसलिए वो भी लिंडसे पर हमला करता है। दोनों के बीच कुछ देर तक लड़ाई चलती है, मगर इचियाशी इस बीच लिंडे के गर्दन पर ऐसा वार करता है कि उसके गर्दन की हड्डी टूट जाती है और फिर वो नीचे गिर जाती है। इसी के बाद वो बेरहमी से लिंडसे के साथ बलात्कार करता है बहुत लंबे समय तक। इसी दौरान गला दबाकर उसकी हत्या भी कर देता है। हत्या करने के बाद शव को वो बाथरूम में छुपा देता है। इचियाशी बाहर दुकान जाता है और वहां से मिट्टी, बालू के साथ साथ डीकंपोजिंग एलिमेंट्स खरीद कर लाता है। सभी सामान लाने के बाद पहले वो लिंडसे वैकर के सभी सामान को नष्ट करता है, फिर उसके सर के बाल छीलकर उसके शव को उठाकर बाथिंग टब में रखता है और फिर उसी में मिट्टी और डीकंपोजिंग एलिमेंट्स मिला देता है। इसके बाद वो बाथ टब को खींचकर बालकनी में लेकर आता है और वहीं रख देता है। उसी शाम तब पुलिस वाले वहां आ जाते हैं। हालांकि पुलिस के आने के बावजूद वो वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। भागते हुए वो पहले एक शहर से दूसरे शहर तक जाता है और फिर प्लास्टिक सर्जरी कराकर अपना चेहरा चेंज करवाने का फैसला करता है ताकि पुलिस उसे पहचान ना पाए। और एक काफी बड़े डॉक्टर के बेटे होने के नाते उसे प्लास्टिक सर्जरी के बारे में अच्छे खासा मालूम था, इसलिए वो आसानी से प्लास्टिक सर्जरी करा लेता है और बचकर रहने में कामयाब भी हो जाता है। तत्सुया इचियाशी द्वारा अपना गुनाह कबूल किए जाने के बाद लिंडसे वैकर के अपहरण, बलात्कार और हत्या का मामला दर्ज कर लिया जाता है। इस मामले की सुनवाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में शुरू होती है। यहाँ तत्सुया इचियाशी के वकील की ओर से दलील दी जाती है कि इचियाशी ने लिंडसे की जानबूझकर जान नहीं ली है, बल्कि गलती से जान चली गई। इचियाशी बयान देता है कि उसने रेप करते समय अपने हाथों से लिंडसे की नाक और मुंह दबा दी थी ताकि वो मदद के लिए चिल्ला ना सके, मगर इसी बीच सफोकेशन से उसकी जान चली गई। कोर्ट में लिंडसे के वकील की ओर से इचियाशी को फांसी की सजा देने की मांग की जाती है। लंबे समय तक इस केस की सुनवाई चलती है। इसी बीच सितंबर 2010 में
टत्सुया इचियाशी जापान में छपने वाले कुछ न्यूज़पेपर के माध्यम से लिंडसे के माता पिता से अपने किए की सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगता है। इतना ही नहीं, जेल में रहते हुए वो एक किताब भी लिखता है जिसमें वो बताता है कि कैसे वो लिंडसे से मिला और किस तरह उसने उसकी हत्या करी और किस प्रकार उसने उसके बाद भागने की कोशिश करी और क्या क्या करवाया। उसमें अपनी वो पूरी इन्फॉर्मेशन लगता है कि उसने कैसे प्लास्टिक सर्जरी कराई और कितने लंबे समय तक वो पुलिस को बेवकूफ़ बना सका। 2011 में ये बुक रिलीज होती है और बहुत ज़्यादा बिकती है। देखते ही देखते बेस्ट सेलिंग बुक भी बन जाती है। वो किताब की बिक्री से जेल में रहते हुए करोड़ों रुपए कमाता है। हालांकि टत्सुया अपनी लिखी हुई इस किताब से होने वाली पूरी कमाई लिंडसे के माता पिता को देने का ऑफर देता है, मगर लिंडसे के माता पिता इस ऑफर को ठुकरा देते हैं। आगे इचियाशी की इस किताब पर 2013 में जापान में एक फिल्म भी बनी थी। खैर, इन सभी के बीच मामले की सुनवाई कोर्ट में चलती रहती है। फाइनली 21 जनवरी 2011 को इचियाशी को हत्या करने के लिए उम्र कैद की सजा सुनाती है। इस सजा का विरोध करते हुए लिंडसे के माता पिता कोर्ट में इचियाशी के खिलाफ फांसी की सजा देने की मांग करते हैं, मगर कोर्ट फांसी की सजा को बहुत ज्यादा सख्त सजा मानते हुए इचियाशी को फांसी की सजा देने से इनकार कर देते हैं। कोर्ट की ओर से कहा जाता है कि फिलहाल इचियाशी की उम्र 32 साल की है और संभव है वो आगे जाकर बदल सकता है और हर किसी को एक मौका तो जरूर देना चाहिए। कोर्ट की इस टिप्पणी की काफी आलोचना की जाती है। लोगों का कहना था, जब 32 साल का बेरहम कातिल इचियाशी का फ्यूचर है तो क्या मरने वाली 22 साल की लिंडसे का कोई फ्यूचर नहीं था? क्या उसके फ्यूचर की कोई वैल्यू नहीं थी? कोर्ट इन दलीलों को नजरअंदाज करते हुए इचियाशी की उम्र कैद की सजा को बरकरार रखता है। फिलहाल इचियाशी जेल में अपनी उम्र कैद की सजा काट रहा है। दोस्तों, कोर्ट द्वारा दी गई इस सजा पर आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं। आपको क्या लगता है उसको क्या सजा मिलनी चाहिए थी? और अगर आप ऐसी सच्ची घटना और जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं कल सेम समय पर। धन्यवाद।